आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के गूगल फॉर्म सेकंड टेस्ट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस जो बाकी क्वेश्चंस हमारे बचे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से समझ जाएंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है और वो कैसे सॉल्व किया गया। तो आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है उससे आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और अपना स्कोर 85% प्राप्त करेंगे। अगर यदि आपका स्कोर जो है 85% आता है तो आपको एक ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोशिश करें कि आपका जो स्कोर हो वो 85% अब हो रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो आप ITI के एग्ज़ाम में भी और कॉम्पिटिटिव अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एलिजिबल होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज 51st क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो 51st क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज़ फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। जो जंक्शन बॉक्स होते हैं जहाँ से हम अलग अलग रूम के लिए या अलग अलग जगह सप्लाई को भेजते हैं वो हमारा जंक्शन बॉक्स कहलाता है। तो उसमें हम किस वायर जॉइंट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एरियल टैप जॉइंट। जैसा हमें नाम से समझ आ रहा है, अगर यदि हमें कहीं टेपिंग करनी है तो हम एरियल टैप जॉइंट का यूज़ करते हैं। कहीं टेम्प्रेरी टेपिंग करनी है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे तो हम एरियल टैप जॉइंट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया प्लेन टैप जॉइंट। प्लेन टैप जॉइंट एरियल टैप जॉइंट को ही कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है रैट टेल जॉइंट। रैट टेल जॉइंट या पिग टेल जॉइंट भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो तारों को एक साथ पकड़ के आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है, रैट टेल जॉइंट बनता है। तो जंक्शन बॉक्स में जो हम वायर जॉइंट का यूज़ करते हैं वो रैट टेल जॉइंट का यूज़ करते हैं। तो 51 का सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जैसे डी ऑप्शन देख लेते हैं मैरिड जॉइंट। मैरिड जॉइंट होता है दो वायर की लेंथ को बढ़ाना है। मैरिड जॉइंट का यूज़ हम किसी भी स्टैंडर्ड केबल में या स्टैंडर्ड वायर में यूज़ करते हैं और मैरिड जॉइंट के द्वारा हम वायर की लेंथ को स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट। हमारे सामने एक डायग्राम दिखाया गया है और उस जॉइंट का नाम पूछ रहा है। ये जो हमें जॉइंट दिखाया गया है मैरिड जॉइंट का एक डायग्राम है। ऐसे समझ सकते हैं कि जब शादी के टाइम पे गठबंधन किया जाता है, दोनों दुपट्टों को आपस में बांध के जो गठबंधन होता है, ऐसे ही कुछ जॉइंट हमें दिखाई देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है मैरिड जॉइंट, तो ये ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है स्कार्फ जॉइंट। स्कार्फ जॉइंट का यूज़ हम मल्टी स्टैंडर्ड केबल में करते हैं, जो थिक वायर होते हैं मोटे वायर को आपस में जोड़ने के लिए। सी ऑप्शन दिया है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का यूज़ भी एक मल्टी स्टैंडर्ड कोर केबल में ही किया जाता है और वेस्टर्न यूनियन जॉइंट में जो जॉइंट बनता है वो स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है और उस वायर की या केबल की लेंथ को भी बढ़ा देता है। डी ऑप्शन दिया है ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का यूज़ हम ओवरहेड लाइन में करते हैं। यदि ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट है तो ओवरहेड लाइन में जो दो वायर दिए हैं उनकी लेंथ बढ़ जाएगी। 52 का ए ऑप्शन सही होगा कि मैरिड जॉइंट हमारा एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग क्या है। अब टी जॉइंट से हमें समझ आ रहा है कि जहाँ टेपिंग होगी ओवर हेड लाइन में यदि कोई टेपिंग की जाती है तो हम ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द लाइंस। लाइंस की लेंथ को बढ़ाने के लिए ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज़ नहीं करते, वहाँ ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है इनसाइड एंड आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए हम ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज़ नहीं करते हैं। तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया मैकेनिकल स्ट्रेस नॉट रिक्वायर्ड ऑन कंडक्टर। जहाँ हम ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज़ करते हैं वहाँ मैकेनिकल स्ट्रेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो जहाँ मैकेनिकल स्ट्रेस होती है वहाँ हमें ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज़ हम करते हैं। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है टेपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस। बिल्कुल सही है कि ओवरहेड लाइंस में यदि सर्विस कनेक्शन की टेपिंग करनी है तो हम ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज़ करते हैं। तो 53 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज़ यूज फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। ये क्वेश्चन हम पहले भी अच्छे से सोल्व कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डीप सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग का यूज़ हम किसी भी पीसीबी कंपोनेंट के लिए यूज़ करते हैं। बी ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग विद अ फ्लेम। जो फ्लेम के साथ सोल्डरिंग की जाती है वो होती है हमारी जो व्हीकल होते हैं वाहन, उनकी मरम्मत करने के लिए उनमें जॉइंट लगाने के लिए हम फ्लेम वाली सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन के साथ जो सोल्डरिंग की जाती है वो किसी भी सर्विसिंग के लिए रिपेयरिंग वर्क के लिए की जाती है। तो 54 का सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग विद अ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का यूज़ किसी सॉफ्ट सोल्डरिंग में किया जाता है जैसे हमारे इलेक्ट्रिक वर्क में। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है डीप सोल्डरिंग मेथड का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो
ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सॉफ्ट सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग में हम सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क। पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क में हम सोल्डरिंग गन का यूज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी, बिल्कुल सही आंसर है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सोल्डरिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जिसमें हम सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम द पार्ट मार्क एक्स ऑफ बेल्टेड यूजी केबल, मतलब अंडरग्राउंड बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल दिखाया गया है, उसमें एक्स से मार्क जो पार्ट दिया गया है उसका नाम बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है जूट फिलिंग, एक गलत आंसर होगा। जो जूट फिलिंग की जाती है वो लेड शीट के नीचे की जाती है, तो जूट फिलिंग एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है आर्मरिंग। आर्मरिंग सर्विंग के नीचे की परत होती है। यह है पेपर इंसुलेशन। पेपर इंसुलेशन भी एक गलत आंसर है, क्योंकि कंडक्टर के जस्ट ऊपर पेपर इंसुलेशन किया जाता है, तो यहाँ कंडक्टर के जस्ट ऊपर तो ये लेयर नहीं दिखाई गई है, तो पेपर इंसुलेशन भी एक गलत आंसर होगा। तो सी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर आता है लेड शीट। जो हमें पार्ट मार्क किया गया है वो लेड शीट को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज एज हॉट पोरिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग जॉइंट्स इन अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल में जॉइंट बनाने के लिए हम जिस इंसुलेटिंग सामग्री का यूज़ करते हैं और वो है हॉट पोरिंग कंपाउंड के रूप में, तो वो कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया पॉलीएमीन हार्डनर। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि 2 अमीनो ग्रुप से मिलकर बनता है, मतलब पूरी प्रक्रिया के साथ पॉलीएमीन हार्डनर बनाया जाता है, जो एक हार्डनर के रूप में यूज़ किया जाता है। पॉलीएमीन हार्डनर का यूज़ हम पेंट को बनाने में, कोलेंट के और पॉलिएस्टर को बनाने में करते हैं। कि पॉलीएमीन हार्डनर कोरोसिव होता है और कुछ जो पॉलीएमीन हार्डनर होते हैं वो स्किन के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो ये हो सकता है। पर आगे के ऑप्शन देख लेते हैं हम। कास्ट रेजिन कंपाउंड है। कास्ट रेजिन कंपाउंड एक पॉलीएमीन हार्डनर का ही एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कास्ट रेजिन का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मॉइस्चर से भी बचाता है। पर आगे ऑप्शन दिया है बिटुमिनस कंपाउंड। बिटुमिनस कंपाउंड भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसका यूज़ हम किसी भी कंडक्टर को या किसी भी केबल में एक इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। ये मॉइस्चर से भी बचाता है, तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। डी ऑप्शन दिया है एपॉक्सी कास्ट रेजिन कंपाउंड। कास्ट रेजिन कंपाउंड का ये एग्जाम्पल है जो मॉइस्चर से बचाता है और एक इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। बट इस क्वेश्चन का 57 का सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि पॉलीएमीन हार्डनर, कास्ट रेजिन कंपाउंड और एपॉक्सी कास्ट रेजिन कंपाउंड महंगे होते हैं और बिटुमिनस कंपाउंड कॉस्टली नहीं होता है, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो 57 का सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ यूजी केबल। अंडरग्राउंड केबल है, उसमें बेडिंग का क्या उद्देश्य है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जो बेडिंग इंसुलेशन होता है वो मेटेलिक शीट को कोरोजन से बचाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ये मैकेनिकल इंजरी से केबल की रक्षा करता है, तो हमारा वो आर्मरिंग का काम होता है जो मैकेनिकल इंजरी से केबल की रक्षा करता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर एंड गैसेस। बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा, क्योंकि बेडिंग का काम है कि जो मेटेलिक शीट होती है उसे कोरोजन से बचाता है। सी ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। आर्मरिंग को एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन से बचाता है वो सर्विंग लेयर होती है, तो सी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीट अगेंस्ट कोरोजन। डी ऑप्शन एक सही आंसर है कि मेटेलिक शीट की कोरोजन से जो रक्षा करता है वो बेडिंग लेयर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन यूजी केबल्स। यूजी केबल जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं, यदि उसमें कोई फॉल्ट आया है, किस टेस्ट से उस फॉल्ट का पता लगाते हैं? तो ए ऑप्शन दिया है लूप टेस्ट, हो सकता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया है एक्सटर्नल ग्राउलर टेस्ट। एक्सटर्नल ग्राउलर टेस्ट का यूज़ हम आर्मेचर में दोषों को पता लगाने के लिए करते हैं, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, तो 59 का सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के द्वारा हम ओनली इंसुलेशन के रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, पर अंडरग्राउंड केबल में जो सभी दोषों को पता लगाने के लिए एक टेस्ट यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा लूप टेस्ट, तो 59 का ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ अ स्टैंडर्ड कंडक्टर डिजाइनेटेड एज 7/1.40। कि कोई एक स्टैंडर्ड कंडक्टर है और उसमें 7/1
1.40 के रूप में कोई एक नंबर दर्शाया गया है, तो उसमें जो 1.40 है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हमें पता है कि जो इसमें 7 है ऊपर, ये कंडक्टर की संख्या को बताता है, और 1.40 जो वो कंडक्टर है उसके डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, गलत आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया है रेडियस ऑफ वन कंडक्टर, रेडियस नहीं वो डायमीटर बताता है। सी ऑप्शन दिया है डायमीटर ऑफ ऑल कंडक्टर, सभी कंडक्टर के डायमीटर को नहीं बताता, एक एक की डायमीटर को बताता है, तो ऑल कंडक्टर के लिए भी गलत होगा। डी ऑप्शन दिया है डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, बिल्कुल सही है, प्रत्येक कंडक्टर के डायमीटर को दर्शाता है 1.40, जो अपॉन में जो संख्या दी गई है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विद कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन। कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन से किसी केबल को प्रोवाइड किया गया है तो उसकी रेटिंग फैक्टर को पूछ रहा है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.81। सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर्ड टू फेज कंडक्टर इन यूजी केबल। अंडरग्राउंड केबल में न्यूट्रल कंडक्टर का साइज पूछ रहा है फेज कंडक्टर की तुलना में। तो जो न्यूट्रल कंडक्टर का जो साइज आता है वो हाफ होता है फेज कंडक्टर की अपेक्षा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सेम साइज ऑफ फेज कंडक्टर, गलत है। बी ऑप्शन दिया है हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, बिल्कुल सही है, फेज कंडक्टर का आधा होता है न्यूट्रल कंडक्टर का साइज, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, जो हमारे सामने एक टूल दिखाया गया है, इस टूल का नाम पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कटिंग प्लायर, ये कटिंग प्लायर नहीं है, कटिंग प्लायर जो होता है वो वायर को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन दिया है वायर स्ट्राइपर, वायर स्ट्राइपर इंसुलेशन को उतारने के काम में आता है, तो वायर स्ट्राइपर भी गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है क्रिम्पिंग टूल, बिल्कुल सही है, ये क्रिम्पिंग टूल का हमें एक डायग्राम दिखाया गया है जो कि जो ओवर हेड लाइन होती है उनमें लग लगाने के लिए, मतलब जॉइंट में लग लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। साइड कटिंग प्लायर भी एक गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का रीडिंग क्या है, तो उसमें हम रीडिंग देख लेते हैं। जो ये फर्स्ट हमें स्केल दिखाया गया हमारी मेन स्केल है, और ये स्केल सर्कुलर स्केल है, मतलब जो मूव कर सकती है। मेन स्केल एक स्थिर स्केल रहती है। माइक्रोमीटर में रीडिंग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि मेन स्केल रीडिंग के साथ हम ऐड कर देते हैं जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है और उसके इनटू में लीस्ट काउंट, तो उससे हम निकाल सकते हैं भाई मेन स्केल रीडिंग चाहिए। तो मेन स्केल रीडिंग हमें दिया गया है, दिख रहा है कि 4 है, पर हमें दिख रहा है यहाँ मेन स्केल पर कि जो नंबर दिए हैं 0 से 1 उनके बीच में भी एक छोटा सा पॉइंट लगा है जो 0.5 mm को दर्शाता है। मतलब जब ये 360 डिग्री के एंगल पर अपना एक राउंड कंप्लीट करेगा तो 0.5 mm की वो दूरी को तय करेगा, ये हमें माप को दिखाएगा। तो यहाँ क्या दिया है कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो 4 है, और उसके साथ में उसने जो चक्कर है वो भी कंप्लीट कर लिया एक साइकिल को, तो 0.50 mm भी हमें वो दिखाई दे रहा है। तो 4.50 मेन स्केल की रीडिंग हुई, और उसके साथ में हमें सर्कुलर स्केल की रीडिंग के साथ लीस्ट काउंट को मल्टीपल करके आंसर मिल जाएगा। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया है हमें 5। अब हमें चाहिए लीस्ट काउंट, जो हमें पार्ट दिए हैं ये कितना दिया है 0.5 mm। तो 0.5 mm को जो सर्कुलर स्केल पर रीडिंग दिया गया है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जो सर्कुलर स्केल पर 50 mm तक हम मेज़र कर सकते हैं, तो 0.5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.01, ये हमारा लीस्ट काउंट निकल के आता है। तो अब लीस्ट काउंट को सर्कुलर स्केल जो रीडिंग दी गई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो आ जाता है हमारा आंसर 0.05। अब उसे मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देंगे, 4.50 में ऐड करेंगे 0.05 को, तो आंसर आता है हमारा 4.55 mm। ये इतनी रीडिंग को हमारा जो माइक्रोमीटर है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन दिया है हमें 4.55 mm, तो ये आंसर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज़ यूज फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जो व्हीकल बॉडी की रिपेयरिंग की जाती है उसमें हम किस सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। 66 का बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा, सोल्डरिंग विद फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर, कि जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं उनका क्या फ़ायदा है सॉलिड कंडक्टर की अपेक्षा। फर्स्ट दिया है कॉस्ट इज़ लेस,
ये तो आंसर गलत है, कॉस्ट उसकी कोई लेस नहीं होती है। एडवांटेज है स्टैंडर्ड कंडक्टर का सॉलिड कंडक्टर की अपेक्षा कि वो मोर फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। तो 67 का बी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। तो यह वोल्टेज ड्रॉप कम नहीं करता है और इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द करंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन। ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस जो होती है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई केबल को लिया है, किसी केबल से करंट को फ्लो कराना है और हमने मान लिया 16 एम्पियर है और उसके साथ एक कोई करंट प्रोटेक्शन डिवाइस भी जैसे रिवायरेबल फ्यूज़ या किटकैट फ्यूज़ का हमने यूज़ किया है। तो क्या करेंगे, जब केबल 16 एम्पियर का है तो किटकैट फ्यूज़ भी 16 एम्पियर का होगा। तो यदि उस केबल में कोई फॉल्ट आता है तो तब तक तो 16 एम्पियर का जो हमने किटकैट फ्यूज़ लगाया है वो काम ही नहीं कर पाएगा कि वो जो केबल है 16 एम्पियर का जो हमने केबल लिया है तो वो एक फ्यूज़ की भांति काम कर जाएगा और हमारा जो केबल है वो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब खुद से एक फ्यूज़ की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो ऐसे तो हमारे जो करंट प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ उसे प्रोटेक्ट किया है तो उसमें केबल की जो रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है 0.81, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे केबल के करंट कैपेसिटी की। तो 0.81 से जब 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आती है 12.96 एम्पियर आती है, मतलब 12.96 में नहीं 13 एम्पियर जो उसके नियर है 13 एम्पियर हम मान लेंगे। तो केबल की जो करंट कैपेसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 13 एम्पियर। तो 68 का बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है महो। महो तो एक गलत आंसर है क्योंकि महो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। तो 69 का ये ऑप्शन गलत होगा। कुलाम होता है चार्ज की यूनिट। तो इससे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम चार्ज को ही कहते हैं। तो 69 का बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। तो देख लेते हैं डीप सोल्डरिंग। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डीप सोल्डरिंग, ये तो बिल्कुल गलत है। डीप सोल्डरिंग का डायग्राम नहीं है। बी ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग आयरन, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन तो बिल्कुल नहीं है, तो सोल्डरिंग गन भी एक गलत आंसर होगा। सोल्डरिंग विद फ्लेम, सोल्डरिंग विद फ्लेम का भी ये डायग्राम नहीं दिखाया गया, उसमें हमें एक फ्लेम देखने को मिलती है, तो यहाँ तो कोई फ्लेम नहीं दिख रही है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। जो डायग्राम हमें दिखाया गया है वो सोल्डरिंग आयरन का डायग्राम है। सोल्डरिंग आयरन हमारा एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट फार्मूला इज यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करके हम ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ईएमएफ इज इक्वल्स टू दिया है पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, बिल्कुल गलत होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल पर जो वोल्टेज दिया है उसमें से अगर हम वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कर दे तो ईएमएफ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और जो टर्मिनल पर हमें वोल्टेज मिली है वो एक ईएमएफ को फाइंड करता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल पर जो वोल्टेज मिली है और वोल्टेज ड्रॉप का आधा एक ईएमएफ होगा, बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन दिया है ईएमएफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज का 2 गुना, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको 2 गुना, ये आंसर भी गलत होगा क्योंकि टर्मिनल पर हमें जो वोल्टेज मिल रही है और जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है यदि हम उन दोनों को ऐड कर दे तो हम ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो 71 का बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। किसी केबल की क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए जो रेटिंग फैक्टर का मान होता है वो होता है 1.23, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो 72 का सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। जो सॉलिड कंडक्टर होता है उसका क्या नुकसान है स्टैंडर्ड कंडक्टर की अपेक्षा, कि जो उसकी दृढ़ता है वो कम होगी, बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन दिया है लेस फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सॉलिड कंडक्टर की वो स्टैंडर्ड कंडक्टर की अपेक्षा कम होती है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम सॉलिड कंडक्टर को स्टैंडर्ड कंडक्टर दोनों को एक ही मटेरियल से बना दे तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हो सकता है क्योंकि जो सॉलिड कंडक्टर होता है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, पर हमें ज़्यादा बेस्ट लग रहा है लेस फ्लेक्सिबिलिटी, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत कम होती है सॉलिड कंडक्टर की, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। हमें एक डायग्राम दिखाया गया है, किस सोल्डरिंग मेथड का डायग्राम है।
तो ये जो सोल्डरिंग मेथड हम अपना रहे हैं इसमें गन का यूज़ किया गया है, उसके आगे फ्लेम निकल रही है। ये तो हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया डीप सोल्डरिंग, गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया सोल्डरिंग विद ब्लो लैम्प, सोल्डरिंग विद जो ब्लो लैम्प के साथ सोल्डरिंग की जाती है उसमें हम ब्लो लैम्प का यूज़ करते थे, यहाँ कोई ब्लो लैम्प नहीं है तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग गन के द्वारा सोल्डरिंग की गई है, बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग ये नहीं हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल वहाँ होगा जहाँ किसी फ्लेम का यूज़ नहीं किया जाएगा। यदि यहाँ फ्लेम को दिखाया गया है तो टेम्परेचर को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, तो टी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द कॉज फॉर कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग, सोल्डरिंग में कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट का क्या कारण है। फर्स्ट दिया है एक्सेसिव हीटिंग, बिल्कुल गलत है। यदि हीटिंग की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें कोल्ड शोल्डर कोई दोष होता ही नहीं है, तो यदि हीट उसे भरपूर मात्रा में मिल रही है तो कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट आएगा ही नहीं, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट क्या होता है कि शोल्डर जॉइंट के ऊपर आ तो गया है लेकिन वो उसके ऊपर अच्छे से चिपका नहीं है, मतलब अच्छे से उसके ऊपर बैठ नहीं पाया है, तो कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट कहते हैं। तो अगर उसे प्रॉपर हीट मिल रही है तो ऐसा तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया है इनसफिशिएंट हीटिंग, हीट में कुछ कमी आई है, मतलब उसे अच्छे से हीट नहीं मिल पाई है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं इनकरेक्ट यूज़ ऑफ शोल्डर, शोल्डर का अच्छे से यूज़ नहीं किया गया है, सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है हाई वोल्टेज सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन जो है वो हाई वोल्टेज का है, ये ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि उसे अच्छे से हीट नहीं मिल पाई है, तो उसमें कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट हैपन्स टू द वोल्टमीटर इफ़ इट इज़ कनेक्टेड एज एन एमीटर, कि कोई एक वोल्टमीटर है वो एमीटर के रूप में जुड़ा है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब वो कैसा रिएक्ट करेगा। तो यदि हम वोल्टमीटर को एमीटर के रूप में मतलब किसी सर्किट के सीरीज़ में जोड़ दें तो वोल्टमीटर में ऐसा तो नहीं है कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन तो होगा कि जो उसका रेजिस्टेंस उसमें शो हो रहा होगा, तो हो सकता है वो लो रीडिंग दे, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है लो रीडिंग, हो सकता है। सेकंड ऑप्शन दिया है नो डिफ्लेक्शन, ये गलत है क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन वो ज़रूर से देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया है मीटर बर्न्स आउट, कि मीटर जल जाएगा, बिल्कुल गलत है। अगर हम वोल्टमीटर को सीरीज़ में जोड़ दे तो वो बर्न आउट नहीं होता है, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है ओवरशूट डिफ्लेक्शन, कि वो डिफ्लेक्शन जो बहुत ज़्यादा होगा, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा, तो ए ऑप्शन हमारा एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ द एग्जाम्पल फॉर कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन, कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए वो एग्जांपल पूछ रहा है। करंट प्रोटेक्शन डिवाइस 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है, मैंने पहले भी बताया है, कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन और दूसरी होती है क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन। तो मेन वर्ड्स में अगर हम जाने तो कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस वो होती है जो फॉल्ट होने के बाद एकदम से रिएक्ट नहीं करती है, क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस होती है कि फॉल्ट होने के तुरंत बाद ही रिएक्ट कर जाती है। तो ए ऑप्शन दिया है एमसीबी, एमसीबी एक क्लोज एक्सिस प्रोटेक्शन डिवाइस है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी दिया है एमसीसीबी, एमसीबी की श्रेणी में आती है, मतलब वो एक क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस का एग्जांपल है, तो बी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है एचआरसी फ्यूज़, एचआरसी फ्यूज़ भी एक क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है, तो सी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है रिवायरेबल टाइप फ्यूज़ यूनिट, जिसे हम किटकैट फ्यूज़ भी कहते हैं, वो एक कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस की श्रेणी में आता है, तो 77 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कंडक्टर्स आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, वितरण लाइनों के लिए किस कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में देख लेते हैं हम, ए ऑप्शन दिया है इंसुलेटेड कंडक्टर्स, यदि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमें किसी कंडक्टर का यूज़ करना है तो उसके ऊपर इंसुलेशन हम कवर नहीं करते, क्योंकि इंसुलेशन यदि हम कवर करेंगे इंसुलेशन से उसे तो इंसुलेशन बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो ए ऑप्शन गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर्स, इंसुलेटेड कंडक्टर का यूज़ ही नहीं करते, तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है बेयर कंडक्टर्स, बिल्कुल सही है, बेयर कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। डी ऑप्शन दिया है 2 कोर केबल, ये ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। तो हमने इस टेस्ट सीरीज़ के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आगे की वीडियो में नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट अपने प्रैक्टिस सेट को सोल्व करेंगे। तो अब आप इन क्वेश्चंस की जितने भी हमने क्वेश्चंस को किया है 78 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और गूगल फॉर्म के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसके द्वारा अपने टेस्ट को देंगे और अपना स्कोर जानेंगे कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। और यदि एक बार में 85% कवर नहीं कर पाते आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपना टेस्ट देंगे।